हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो रिवीजन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का आज हमारा 30th पार्ट है। आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो बिफोर वी मूव ऑन, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, इन वीडियोज़ को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे अगर आप टेलीग्राम पे दिए गए एमसीक्यू से देखें, एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म से गो थ्रू करते हैं जो जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, देन व्हाट विल हैपन, अगर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। चलिए ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यू हैव टू टेल विच ऑफ द आवर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो तीनों में से जो इनकरेक्ट आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशंस टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 341 है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ प्रिविलेजेस कुछ कंसेशन जो है प्रोवाइड करता है। बताइए, ये जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है आर्टिकल 341 जो है शेड्यूल्ड कास्ट को क्या करता है, कुछ प्रिविलेजेस कुछ कंसेशन जो प्रोवाइड करता है, ये हमारे आर्टिकल 341 में लिखा गया है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एंट्री इन द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारा शेड्यूल्ड कास्ट का जो लिस्ट है उसमें किसे इंक्लूड करना है और किसे एक्सक्लूड करना है, इसकी पावर जो है किसके पास है, असल में पार्लियामेंट के पास में। सो आवर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। What should the statement be here? That Parliament alone is vested with the power to include or exclude any entry in the scheduled caste list. चलिए, now what is the statement number 3? There is provision for the reservation of scheduled caste both in the Lok Sabha and the राज्य सभा। तो बताइए, शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं क्या वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दी गई हैं। सी, आप सभी को मालूम होगा कि ये जो प्रोविजंस है ना ये केवल लोकसभा में दिया गया है, इट इज़ नॉट देयर इन द राज्यसभा। सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट आई एम सेइंग इज द प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट हैज़ बीन गिवन इन ओनली लोकसभा। So what will be the right answer here? Our statement number 2 and statement number 3 is incorrect. So option number C. Moving on to our next question. Consider the following statements about the zonal councils. So यहाँ पे आपको zonal council से related 3 statements दिए गए हैं. You have to tell which of the statements are correct. What is the first statement? Zonal councils are statutory bodies. बिल्कुल सही है, zonal council जो है ये statutory bodies हैं, established under the North Eastern Council Act 1971. देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि ये जो जोनल काउंसिल्स हैं ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, किसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। सो इट शुड नॉट बी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, ये क्या था आपको मालूम होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, व्हाट वाज इट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो जोनल काउंसिल्स हैं ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा क्या लिखा गया है, दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज़। बिल्कुल सही है कि ये जो जोनल काउंसिल्स हैं ये कैसी बॉडीज़ हैं, ये एडवाइजरी बॉडीज़ है, डेलिब्रेटरी बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट, यूनियन होम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दिस काउंसिल्स। बिल्कुल सही बात है, ये जो काउंसिल्स हैं इसके जो चेयरमैन हैं कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो जोनल काउंसिल्स होते हैं आपको मालूम होगा कि कितने तरीके के हैं, लाइक देर आर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल एंड सदर्न जोनल काउंसिल। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है वो अलग से आता है, वो इसके अंदर में नहीं आता है, आप सभी को मालूम होगा ये बात। तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2004। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है ये कब लॉन्च किया गया था, 2004 में लॉन्च किया गया था।
टू प्रमोट द कोऑपरेशन अमंग द सिटीज़ विच रिकॉग्नाइज क्रिएटिविटी एज ए मेजर फैक्टर इन देयर अर्बन डेवलपमेंट। सो बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसे 2004 में लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द सिटीज़, यानी कि ऐसे सिटीज़ जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिविटी जो है इसे एक मेन फैक्टर माना जाता है, उन सिटीज़ के आपस में जो कोऑपरेशन है उसे प्रमोट करने के बारे में यहाँ पे बात करी गई थी। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क कवर्स 7 क्रिएटिव फील्ड्स। ठीक है, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में टोटल कितने फील्ड्स आते हैं? 7 फील्ड्स आते हैं। कौन से आते हैं? ये जो 7 फील्ड्स इसके अंदर में आते हैं, आप इन सभी को भी ध्यान में रखिएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसके अंदर में आपको क्राफ्ट्स एंड फॉल्क आर्ट आता है, मीडिया आर्ट आता है, देन देयर इज़ फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5। ओके, सो ये जो 7 है, क्राफ्ट्स एंड फॉल्क आर्ट, मीडिया आर्ट, फिल्म डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक, तो ये सातों फील्ड जो हैं आपके यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में आते हैं। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट? करेंटली देयर आर 8 इंडियन सिटीज़ इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। सी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में हमारे इंडिया के अभी जो है केवल 5 सिटीज़ आते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 5 सिटीज़ इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। अच्छा, कौन से सिटीज़ आते हैं ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको इसके बारे में। देखिए 2015 में, ठीक है, 2015 में इसके अंदर में 2 सिटीज़ को ऐड किया गया था। कौन से? जयपुर और वाराणसी। ठीक है, तो जो जयपुर है उसको किसके लिए ऐड किया गया था? क्राफ्ट्स एंड फॉल्क आर्ट के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्राफ्ट्स एंड फॉल्क आर्ट जो है ये इसका एक फैक्टर है। तो 2015 में जयपुर और वाराणसी को ऐड किया गया था। जयपुर को ऐड किया गया था क्राफ्ट एंड फॉल्क आर्ट के लिए और वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक के लिए। उसके बाद 2017 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईयर्स को भी ध्यान रखिएगा और सिटीज़ को भी ध्यान रखिएगा, प्लस सिटीज़ को किस चीज़ की वजह से ऐड किया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2017 में चेन्नई को ऐड किया गया था अगेन। तो चेन्नई को किस चीज़ के लिए ऐड किया गया था? इट वॉज अगेन एडेड बिकॉज ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक। तो एक और बात आपको ध्यान में अभी पता चल गया होगा कि क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक की वजह से 2 इंडियन सिटीज़ जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में कौन से? वाराणसी, जिसे 2015 में ऐड किया गया था, और चेन्नई, जिसे 2017 में ऐड किया गया था। इसके अलावा 2019 में लास्ट ईयर आपको 2 सिटीज़ को ऐड किए गए थे। किसको? मुंबई एंड हैदराबाद। तो मुंबई को आप सभी को मालूम ही है कि फिल्म सिटी की वजह से ऐड किया गया था, और हैदराबाद जो है इसे किसकी वजह से किया गया था? गैस्ट्रोनॉमी की वजह से। तो ये सारी जो है बातें इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे फेम टू सीम से रिलेटेड जो है 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग? फेम टू सीम इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ठीक है, तो जो फेम टू सीम है ये किसका पार्ट है? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये आपको मालूम होगा ये किसके अंदर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। और ये जो सीम है ना, फेम टू सीम, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं ना उनका मतलब एडॉप्शन जो है किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए, उसे किस तरीके से एनकरेज किया जाए, इससे रिलेटेड जो है इस सीम के अंदर में बातें करी गई है। कि इसका एडवांटेज क्या था कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, तो मेन मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर हम ऐसा करते हैं ना तो जितना भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है या फिर जो फ्यूल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड इश्यूज़ है हम उसे काउंटर कर पाएंगे। चलिए, तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? द आउटले ऑफ ₹20,000 crore हैज़ बीन मेड फॉर 3 years टिल 2022 फॉर फेम टू सिम। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज फेम टू सिम के फंडिंग के बारे में क्या कहा गया था कि 2019 से लेकर के 2022 तक, ठीक है, 2019 से लेकर के 2022 तक, यानी कि 3 सालों के लिए जो कुल फंडिंग दी गई थी वो कितनी थी? ₹10,000 crore। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। कितनी फंडिंग दी गई थी? ₹10,000 crore। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर? ओनली स्टेटमेंट नंबर 1, सो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस सिम से रिलेटेड आप एक और बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम फेम टू सिम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है,
देखिए इस प्लेटफॉर्म का एक और एडवांटेज है, मैं आपको बता दूं कि जो टेलीग्राम पे एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं और जो यूट्यूब चैनल पे आपको एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं ना, ये इस जो है हर एक टॉपिक से लिए गए हैं, ताकि क्या होगा कि आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इवन इफ़ अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आप उस टॉपिक को गो थ्रू कीजिएगा, तो ऐसे में आपका जो है उस टॉपिक का रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ। तो एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस को कभी नहीं लिया जाता है, अलग अलग टॉपिक से, जो कि लास्ट 1.5 ईयर्स यानी कि जनवरी 2019 से लेकर के आने वाले जब जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो, चाहे वो मई में हो या फिर उसके बाद हो, तब तक के जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे उसे यहाँ पे कवर अप कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बात ध्यान में रखना है फेम टू सिम से रिलेटेड, कि इसमें कहा गया है कि जो हाईवेज़ हैं, इन हाईवेज़ पे 25 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है ध्यान में रखिएगा, ये जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया, ये 25 किलोमीटर की दूरी पे रोड के चारों ओर, रोड के दोनों ओर क्या किया जाएगा, जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसे एस्टेब्लाइज करने की बात करी गई है। ठीक है, तो जो हाईवेज हैं, मान के चलिए हाईवे के दोनों ओर क्या करेंगे, चार्जिंग स्टेशंस को एस्टेब्लाइज करेंगे, कितने गैप के बीच में, 25 किलोमीटर के गैप के बीच में। चलिए, तो ये सारी बातें थी जो कि आपको फेम टू सिम से ध्यान में रखनी थी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अप न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीज़न। ठीक है, तो जो न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीज़न है, इसे कौन से मिनिस्ट्री के तहत सेटअप किया गया था, और ये किस चीज़ से डील करता है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ 5G एंड AI। तो बताइए, न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीज़न है, ये किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीज़न जो है इसे सेटअप किया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ द 5G एंड AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, एक्स्ट्रा ओकुलर विजन हैज़ बीन mentioned in news sometimes it primarily refers to। अच्छा, ये एक्स्ट्रा ओकुलर विजन, ये जो क्वेश्चंस है ना, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ओकुलर विजन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पिछले साल भी आपने देखा होगा, लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर, जो वर्चुअल नेटवर्क लैन से रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टाइप के होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इन सब को भी आप ध्यान दीजिएगा, इसे इग्नोर करना ठीक नहीं है। एक्स्ट्रा ओकुलर विज़न जो है, देखिए क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जो कि अंधेरे में भी अपने फिंगर टिप से जो कलर्स होते हैं ना उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो उनकी मतलब किताबें पढ़ने की जो क्षमता होती है ना, वो अपने फिंगर टिप्स के थ्रू जो है उनके ऊपर जो लिपि होती है, अल्फ़ाबेट्स होती है, उसे डिटेक्ट करके वो पढ़ लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ना उनके पास, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्स्ट्रा ओकुलर विज़न कहते हैं। ये जो विज़न है उनके पास, इसे हम एक्स्ट्रा ओकुलर विज़न कहते हैं। तो वही पूछा गया है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा ओकुलर विज़न जो है ये असल में क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन क्या है, द एबिलिटी टू सी विदाउट आइज, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड इज द एबिलिटी टू रिजॉल्व सीन्स विदाउट डिस्क्रीट आइज, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। व्हाट इज द थर्ड वन, द एबिलिटी टू रीड और टू डिटेक्ट कलर्स इन द डार्क विद देयर फिंगर टिप्स। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स राइट हैं, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Recently, Cyber Safe Women initiative has been launched by which of the following state। अच्छा, तो ये साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव जो है, ये इन चारों में से कौन सी सरकार के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। तो साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, आप सभी को मालूम होगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव है ना, ये जिस दिन लॉन्च किया गया था उस दिन किसका जन्मदिन था, सावित्री बाई फुले। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सावित्री बाई फुले को, ये एक फेमिनिस्ट थी। इस सावित्री बाई फुले से रिलेटेड भी मैंने आपको एक एमसीक्यू पहले करा रखा है, इनके पूरे हिस्ट्री के बारे में, सावित्री बाई फुले जी के। तो अगर आपने वो पिछला एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे गो थ्रू कीजिएगा, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। चलिए, मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं, यू हैव टू टेल विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। पहला क्या है, कंडंगी सारी। तो बताइए कंडंगी सारी जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत दे रखा है, कंडंगी सारी जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स फ्रॉम
तमिलनाडु। अच्छा, इसके अलावा ये कन्नगी साड़ी के अलावा डिंडिगल लॉक भी था, ठीक है, जो कि आपको, ये दोनों असल में जीआई टैग से भी रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज पटोला साड़ी। तो बताइए पटोला साड़ी जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो पटोला साड़ी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। ओके, सो पटोला साड़ी बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। नेक्स्ट इज कांजीवरम साड़ी और कांचीपुरम साड़ी जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है? बिल्कुल सही है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज गामसा। गामसा तो ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ आसाम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत पॉपुलर है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हेयर? Our third and fourth is correct. So option number C. Now recently Mahajan Commission report was in news for some time. It is primarily related to. तो बताइए ये जो महाजन कमीशन का जो रिपोर्ट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? पहला क्या है? बेलगांव बॉर्डर डिस्प्यूट। तो सी ये असल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है, महाराष्ट्र और कर्नाटका गवर्नमेंट से। तो उसमें हुआ क्या था कि कुछ सिटीज़ को लेकर के, कुछ जगहों को लेकर के दोनों गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट था कि वो किसके एरिया के अंदर में आता है। तो ऐसे में जो महाजन कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और ये जो महाजन कमीशन है ना, इसके ये जो है थर्ड चीफ जस्टिस जो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनका क्या नाम था? मेहर चंद महाजन, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसी वजह से जो ये रिपोर्ट है इसे क्या कहा जाता है? महाजन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, मैंने आपको बताया कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में जो ये सारी बातें थी कि कौन सा विलेज जो है ये कौन से स्टेट के अंदर में आएगा, तो उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट था वो सारी बातें जो है इस रिपोर्ट में दी गई थी। तो इसे पहला ऑप्शन जो है क्या दे रखा है? बेलगांव बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये जो बेलगांव बॉर्डर डिस्प्यूट जो है यही इसका राइट आंसर है। वह क्या कि जो बेलगांव जो जगह है ना, ये जो बेलगांव जगह है इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्राई किया था कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर में है, बट अल्टीमेटली नाउ इवन इट इज़ इन इट लाइज टू कंटिन्यू इन कर्नाटका, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो कर्नाटका है उसमें टोटल कितने प्लेसेस को इंक्लूड किया गया था? 247, ठीक है। वही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे कितना इंक्लूड किया गया था? 264। सो ये कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा है जो कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, सो यू मस्ट कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए। व्हाट इज द फर्स्ट वन? द एलिफेंटा केव्स कंटेन रॉक कट स्टोन कल्चर्स। बिल्कुल सही है, एलिफेंटा केव्स के अंदर में जो स्कल्पचर्स है वो किस तरीके के हैं? रॉक कट स्टोन कल्चर that show the syncretism of Hindu and Buddhist ideas. So it is also right. हिंदू और बुद्धिस्ट आइडियाज़ जो है वहाँ पे डिपिक्ट करता है इन आइकोनोग्राफी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? एलिफेंटा केव्स वर डिजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है एलिफेंटा केव्स। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट? द त्रिमूर्ति इज कंसिडर्ड अ मास्टर पीस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर इन द केव्स, ठीक है। देखिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल सही है, त्रिमूर्ति है। लेकिन वही अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केव के बारे में बात करें ना, तो जैसे आपको मालूम होगा कि एलिफेंटा केव्स जो है इसके अंदर में कुल मिला के कितने हैं? 7 केव्स हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केव है वो कौन सा है, इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इट इज़ महेश मूर्ति केव, ठीक है। तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट केव आता है इसके अंदर में? महेश मूर्ति केव। सो दिस थिंग ऑल्सो यू मस्ट कीप इन माइंड। और ये जो केव टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा से डेडिकेटेड है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, आप सभी को मालूम ही होगी। सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर डी। अब विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारे संविधान से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि द राइट अंडर आर्टिकल 29 इंक्लूड्स द राइट ऑफ ए माइनॉरिटी टू इम्पार्ट द एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। अच्छा, तो बताइए कि जो हमारा संविधान में एक प्रोविज़न है कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो अपने चिल्ड्रन को अपने ही भाषा में जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है? देखिए ये असल में आर्टिकल नंबर 30 के अंदर में आता है। इट इज़ नॉट आर्टिकल 29, इट इज़ आर्टिकल 30। जो आर्टिकल 30 है उसमें जो है ये बातें कही गई है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने चिल्ड्रन को जो एजुकेशन है वो अपने ही लैंग्वेज में प्रोवाइड कर सकते हैं।
और सेकंड स्टेटमेंट में जो क्या कह रहा है कि आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो आर्टिकल के बारे में लिखा गया है ना कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि स्टेट द्वारा किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे किसी भी ऐसे सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो ये जो प्रोविज़न है असल में ये किसके अंदर में आता है, ये आता है आपको आर्टिकल 29 के अंदर में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली क्वेश्चन में आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 को दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। सो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये आर्टिकल जितने भी है ना इन सभी आर्टिकल्स को तो आप बिल्कुल अच्छे से मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, नन ऑफ देम इज करेक्ट, सो नीदर वन नॉट टू। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस of the Republic of India. In the context of this, which of the following languages are not part of the 8th schedule? तो आपको मालूम हुआ कि 8th शेड्यूल जो है हमारा लैंग्वेजेस से डील करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ लैंग्वेजेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से लैंग्वेजेस जो है 8th शेड्यूल के अंदर में आते हैं। तो आप सभी को मालूम हुआ कि 8th शेड्यूल जो है हमारा इसके अंदर कुल मिला के कितने लैंग्वेजेस आते हैं, 22 लैंग्वेजेस आते हैं। और ये जो 22 लैंग्वेजेस है ना, मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगा कि आप इन सभी 22 लैंग्वेजेस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग यही सोचते हैं कि जो हमें मालूम है 22 लैंग्वेजेस कौन से हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है एंड इट माइट लीड यू टू नेगेटिव रिजल्ट। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है। पहला क्या है, पहला लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है हमारा इसके अंदर में नहीं आता है। सेकेंड क्या है, तुल्लू, तो तुल्लू जो है ये भी हमारे इसके अंदर में नहीं आता है। देन व्हाट इज द थर्ड वन, उर्दू, उर्दू इज देयर। देन नेपाली, नेपाली इज ऑल्सो देयर। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। अच्छा, एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट द पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल। ठीक है, तो नॉट द पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, ठीक है, 1 एंड 2 इंग्लिश और तुल्लू जो है ये इसके अंदर में नहीं आता है। अच्छा, ये जो 22 लैंग्वेजेस है ना जो कि हमारे 8th शेड्यूल के अंदर में आते हैं, तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कौन से थे। देयर इट वॉज एसएमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, देन वी हैव गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। इसके अलावा कौन था, मराठी था, नेपाली था, देयर वाज उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, देन सिंधी, देन तमिल, देन तेलुगु, देन उर्दू। अच्छा, तो अगर कोई इनकेस छूट गया होगा तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बट मैंने इन सभी का नाम इस वजह से बताया ताकि जो है एक क्विक आपको रिकैप हो सके कि कौन से लैंग्वेजेस थे। बट आप लोग एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा इन केस आई हैव लेफ्ट आउट एनी। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि तुल्लू लैंग्वेज इज मोस्टली रिटन यूजिंग द कन्नड़ स्क्रिप्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो तुल्लू लैंग्वेज है ये कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज तुल्लू इज द प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज इन सम पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका एंड गोवा। ठीक है, तो आवर सेकेंड स्टेटमेंट जो इसमें क्या कह रहा है कि कर्नाटका और गोवा में जो तुल्लू है इट इज़ अ प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज। सी आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज तुल्लू जो लैंग्वेज है ना ये कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में बोला जाता है, बट गोवा इज़ नॉट देयर। आपको क्या ध्यान में रखना है, तुल्लू लैंग्वेज जो है ये कर्नाटका और केरला में जो है यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट 2001 तुल्लू स्पीकिंग पीपल आर लार्जर इन नंबर देन स्पीकर्स ऑफ मणिपुरी एंड संस्कृत। ठीक है, तो 2001 के सेंसस के हिसाब से क्या कहा गया है कि जो तुल्लू स्पीकिंग पीपल है, जो लोग तुल्लू लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी मात्रा मणिपुरी स्पीकर्स और संस्कृत स्पीकर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मणिपुरी और संस्कृत लैंग्वेजेस के साथ क्यों कंपेयर किया आपको मालूम है, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस है ना मणिपुरी और संस्कृत ये हमारे 8th शेड्यूल के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि तुल्लू एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल में ना होते हुए भी इन दोनों लैंग्वेजेस से, यानी कि मणिपुरी और संस्कृत लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल के अंदर में आता है, इनसे भी ज़्यादा मात्रा में जो है तुल्लू बोलने वाले लोग हैं। सो बहुत अजीब सी बात है अगर आप सोचे भी तो। चलिए एनीवेज, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। So our statement number 1 and statement number 3 is correct. So option number A. Moving on to our next question. Recently, Netscope 1 has been in news for some time. It is primarily related to.
तो बताइए ये जो नेस्को फंड जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपको इन चीज़ों का फुल फॉर्म भी पता हो ना तो आप इजीली मतलब जो है आंसर गेस कर सकते हैं। अब मान के चले यहाँ पे क्या है, नेस्को फंड दिया गया है तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर द फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आपको इसके जो इसका फुल फॉर्म इसी से पता चल जाता है कि ये फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर है, आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे कि इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ एकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो IDRSS से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यू हैव टू टेल विच ऑफ देम आर करेक्ट। What is the first statement? It will be a set of satellites that will track, send and receive information from the Indian satellites. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो हमारा इंडियन सैटेलाइट्स है उससे इंफॉर्मेशन लेने के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो IDRSS से रिलेटेड जो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया गया, इट विल बी ए सेट ऑफ सैटेलाइट दैट विल ट्रैक, सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडियन सैटेलाइट्स, इट इज़ करेक्ट। What is the next statement? IDRSS satellites of the 2000 kg class would be launched on the GSLV launcher to low Earth orbit। ठीक है, देखिए पहला पार्ट जो है स्टेटमेंट का कि जो IDRSS सैटेलाइट हैं जो कि 2000 kg क्लास के अंदर में आते हैं वो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, GSLV के थ्रू जो है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो है वहाँ से आपको लॉन्च किया जाएगा टू लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए लो अर्थ ऑर्बिट नहीं है, इट शुड बी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, व्हाट शुड इट बी, इट शुड बी जियो stationary orbit, it is not low earth orbit, it is geostationary orbit। ठीक है, then what is the third statement, IDRSS is the first of its kind in the global space industry। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में जो है IDRS जो है ये अपने तरीके का सबसे पहला एक सिस्टम है। तो आपको मालूम होगा कि IDRSS जो है इससे पहले भी अगर आप स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखें ना वैसे भी जनरली, तो आपने देखा होगा कि जो अमेरिका हो गया या फिर रसिया हो गया, यूरोप हो गया, तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये हमसे कभी भी जो है थोड़े बहुत आगे रहते हैं किसी भी चीज़ में। तो IDRSS के बारे में भी बता दूं कि इस तरीके का जो सिस्टम है ये अमेरिका के पास, यूरोप के पास और रसिया जो है इन तीनों के पास ऑलरेडी से है। अमेरिका के पास जो है ना उसका क्या नाम होता है, अमेरिका ट्रैकिंग एंड डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। वही अगर आप यूरोप के बारे में बात करें तो उसका उनका क्या नाम दिया गया है, यूरोप डाटा रिले। और अगर रशिया के बारे में बात करें तो उनका क्या नाम है, लच सैटेलाइट डाटा रिले नेटवर्क। ठीक है, तो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज़ नॉट द फर्स्ट इन द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री। व्हाट इज बीन आस्क्ड हियर, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा NDRF तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इससे रिलेटेड जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है इससे रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, NDRF फंड्स आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो NDRF फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, ये आपको बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, NDRF फंड्स आर पार्ट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए NDRF फंड जो है ना यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो लेट मी करेक्ट इट, ये जो NDRF फंड है ये असल में इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये असल में किसके अंदर में आता है, ये हमारे पब्लिक अकाउंट जो होता है ना, हमारे केंद्र सरकार का जो पब्लिक अकाउंट है उसके अंदर में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है आता है। और एंड इट इज़ केप्ट एज रिजर्व फंड नॉट बेयरिंग इंटरेस्ट, तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। इसे किस तरीके से रखा जाता है, इट इज़ केप्ट एज ए रिजर्व फंड नॉट बेयरिंग द इंटरेस्ट। व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट, NDRF अमाउंट कैन बी स्पेंड ओनली टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंसेस फॉर द इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो NDRF का जो फंड है इसके अंदर जो पैसे होते हैं ये बिल्कुल इमरजेंसी के टाइम पे लिए जाते हैं, चाहे कितना कोई भी अगर डिजास्टर या फिर कोई भी नेचुरल या फिर जो भी कैलेमिटी आती है तो ऐसे टाइम पे जो रिस्पॉन्स के लिए, जो रिलीफ के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों के लिए, तो उन सभी समय पे यहाँ से जो पैसे लिए जाते हैं। अच्छा NDRF से रिलेटेड मैंने आपको एक स्पेशल सेशन भी लिया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर NDRF फंड से पैसा ख़त्म हो जाता है तब सरकार क्या करती है, तब कहाँ से पैसा लिया जाता है, वो सारी बातें भी मैंने आपको उस लेक्चर में बताई थी। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, करेंटली अ नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी ड्यूटी इज लेविड टू फाइनेंस द NDRF।
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी ड्यूटी जो है इसे सेटअप करा गया था टू फाइनेंस द NDRF। अच्छा, एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है ना, इसका ओरिजिनली जो नेम था, ये क्या नेम था इसका, इसका जो ओरिजिनली नेम था इट वाज NCCF। ठीक है, NCCF का मतलब क्या होता है, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड। लेकिन 2005 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो पास होता है ना, तब से इसका जो है नेम चेंज करके कर दिया जाता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ओके, आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। So what is the right answer here? Statement number 1, 3 and 4 is right. So option number B. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के नेम दिए गए हैं एंड यू हैव टू टेल ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। पहला कौन सा है, जो कुटपुई फेस्टिवल। तो बताइए जो कुटपुई फेस्टिवल किससे बिलोंग करता है। सो हेयर इट इज़ गिवन मणिपुर, बट इट इज़ नॉट मणिपुर। जो कुटपुई फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स फ्रॉम मिजोरम। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो कुटपुई फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स फ्रॉम मिजोरम। नेक्स्ट इज लाया हरा हुआ। तो लाया हरा हुआ बिल्कुल सही मैच किया गया है यहाँ पे, ये कहाँ से है, ये त्रिपुरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज धनु जात्रा। ठीक है, तो धनु जात्रा जो है ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज मांडू। तो मांडू जो है ये बिल्कुल मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है, मांडू फेस्टिवल। अच्छा, ये तो थे 4 फेस्टिवल जहाँ जो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है, आप ये सोचिए कि जो हमें एग्ज़ाम के लिए जितने भी फेस्टिवल्स हैं और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस पूरे चीज़ को दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन देने का यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। फॉर एग्जांपल हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, ठीक है, जैसे वो नागालैंड से बिलोंग करता है। वही ऑरेंज फेस्टिवल होता है, मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मणिपुर दिया गया था, तो मणिपुर के लिए असल में कौन सा होता है, इट इज़ ऑरेंज फेस्टिवल। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स होते हैं, आपको उन सभी फेस्टिवल्स को गो थ्रू करना है। फॉर एग्जांपल आप आसाम की भी बात करें तो आसाम में बिहू फेस्टिवल होता है। और एक और फेस्टिवल जो न्यूज़ में था काफ़ी दिन, जम्मू एंड कश्मीर में जो फेस्टिवल मनाया गया था, आपको मालूम होगा, मेला खीर भवानी फेस्टिवल। ये जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। चलिए, तो ये सारी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर है, 2, 3 and 4। ओके, ऑप्शन नंबर सी। Rolapado Wildlife Sanctuary is primarily a grassland ecosystem with a mixed forest and thorny bushes। ठीक है, तो जो रोलापड़ो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट और थॉर्नी बुशेस जो हैं पाए जाते हैं। इट हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर सम टाइम, इट इज़ लोकेटेड इन। अच्छा, तो रोलापड़ो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, खाली ये पूछा गया है यहाँ पे। आई होप ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। तो रोलापड़ो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, बिलोंग्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और ये क्वेश्चन जो है न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज आपको मालूम है कि इन दिनों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इसके बारे में, इनका जो हैबिटेट जो है, इससे रिलेटेड काफ़ी चर्चा में था ये बार, दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन से जगहों को कनेक्ट करता है, कौन से सीज को कनेक्ट करता है। पहला क्या दे रखा है, युकाटन स्ट्रेट। ठीक है, तो युकाटन स्टेट किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। बिल्कुल सही दे रखा है, युकाटन स्टेट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। नेक्स्ट इज मेसिना स्टेट। तो मेसिना स्टेट जो है किसे कनेक्ट करता है, ये टायरियन सी एंड आयोनियन सी जो है इसे कनेक्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो राइट। व्हाट इज द थर्ड वन, बोस्पोरस स्टेट। तो बोस्पोरस स्टेट के बारे में क्या दे रखा है, इट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड मरमरा सी। तो इट इज़ ऑल्सो राइट। ठीक है, एंड व्हाट इज द लास्ट वन, ओट्रांटो स्टेट। ओट्रांटो स्टेट के बारे में क्या दे रखा है, एरिस सी एंड अटलांटिक ओशियन। सो सी दिस वन इज एक्चुअली रॉन्ग। जो ओट्रांटो स्टेट है ये किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द एड्रियाटिक सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, ये किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द एड्रियाटिक सी। और ये एड्रियाटिक सी को किसके साथ कनेक्ट करता है, आयोनियन सी के साथ। ठीक है, तो ये जो है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो ओट्रांटो स्ट्रेट है ये किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स एड्रियाटिक सी टू आयोनियन सी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड। चलिए, नाउ विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं।
पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द सीम इज बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन एज नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। देखिए पहला पार्ट जो है स्टेटमेंट का बिल्कुल सही है कि ये जो स्कीम है ये बिल्कुल सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर में आधारित है, और इसके लिए जो है केवल यहाँ पे दे रखा है कि 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होती है। बट लेट मी टेल यू, अगर आपने इस योजना के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे लिखा गया था कि इसके लिए केवल 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होती है। कौन से? एक तो बैंक अकाउंट की ज़रूरी होती है और एक आधार कार्ड की ज़रूरी होती है। तो देर इज़ नो नीड ऑफ द पैन कार्ड है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? All small shopkeepers, self-employed person and retail traders aged between 18 to 40 years can enroll for the pension scheme। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना ये एक हद तक सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है असल में एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है आप कह सकते हैं। इसमें जो बात कही गई है कि जितने भी स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 40 ईयर के बीच में है, ठीक है, वो इस स्कीम के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, बट इसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है कि वो सब ऐसे जितने भी लोग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ना, शॉपकीपर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड रिटेल ट्रेडर, ये सभी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन दिया था सरकार ने कि इन सभी का जो जीएसटी टर्नओवर होगा ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सभी का जो जीएसटी टर्नओवर होगा वो कितना होना चाहिए, वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। सो दिस थिंग यू कीप इन माइंड कि इन सभी का जो जीएसटी टर्नओवर है इट शुड बी लेस देन 1.5 करोड़, तभी जाके जो है वो सभी इस स्कीम के अंदर में एनरोल कर पाएंगे। सो आवर सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। What is the third one? Under the scheme, the government makes matching contribution in the subscriber account with quarterly assured pension of ₹3,000 after attaining the age of 60 years। देखिए कुछ बातें यहाँ पे करेक्ट दी गई हैं, बट देर इज़ वन माइन्यूट मिस्टेक इन दिस स्टेटमेंट नंबर थर्ड। क्या है इसमें गलती? देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस स्कीम के तहत जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो कितना अमाउंट सब्सक्राइबर पे करता है, सब्सक्राइबर का जो अकाउंट है उसमें वो अपनी तरफ से भी उतना ही पैसा उसमें दान करेगी विथ क्वार्टरली एश्योर्ड पेंशन। यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वार्टरली एश्योर्ड पेंशन। इट इज़ नॉट क्वार्टरली एश्योर्ड पेंशन, इट इज़ व्हाट? इट इज़ मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, ठीक है। ये क्वार्टरली नहीं होगा, ये क्या होगा? इट शुड बी मंथली, ठीक है। इट्स मंथली एश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3,000 आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। चलिए बाकी जो बातें यहाँ पे कही गई हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। Now consider the following statements. Switzerland is the protecting power of the United States interest in the Iran. What is the next statement? The institution of protecting power dates back to the World War II. And what is the third one? In times of war, the Geneva Convention required the protecting power to be a neutral country. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है स्विट्जरलैंड इज द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरेस्ट इन द ईरान। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये प्रोटेक्टिंग पावर क्या चीज़ है। तो आपको मालूम होगा कि अगर न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट है यूएसए और ईरान के बीच में काफ़ी तनातनी रहती है। आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रोटेक्टिंग पावर का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा स्टेट जो कि इन दोनों स्टेट से जो जिसका मतलब इन दोनों स्टेट के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना वो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिंग पावर। तो स्विट्ज़रलैंड जो है ये प्रोटेक्टिंग पावर है यूनाइटेड स्टेट्स का, अगर हम ईरान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ईरान के अंदर में अगर बात करी जाए तो। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर डेट्स बैक टू द वर्ल्ड वार II। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ना प्रोटेक्टिंग पावर वाली जो बात है यहाँ पे, ये असल में वर्ल्ड वार II से रिलेटेड नहीं है। इसके लिए एक दूसरा वॉर हुआ था 1870 में, ठीक है, 1870 में एक वॉर हुआ था। क्या नाम था इसका? इट वाज फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रोटेक्टिंग पावर का जो इंस्टीट्यूशन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर, इट डेट्स बैक टू फ्रैंको प्रूशियन वॉर ऑफ 1870, ठीक है। ये वर्ल्ड वार II नहीं होगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द थर्ड वन? इन टाइम ऑफ वॉर द जेनेवा कन्वेंशंस रिक्वायर द
प्रोटेक्टिंग पावर टू बी अ न्यूट्रल कंट्री। बिल्कुल सही बात है। जो जेनेवा कन्वेंशन हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन है, इसके तहत क्या कहा गया है कि जब भी कभी वॉर का टाइम होगा तो ऐसे में जो प्रोटेक्टिंग पावर्स हैं उसको बिल्कुल न्यूट्रल रहना होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोटेक्टिंग पावर से रिलेटेड जो बातें हैं ना, ये असल में जेनेवा कन्वेंशन में तो दी गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल रेड क्रॉस में भी इसके बारे में बात जिक्र किया गया है, और वियना कन्वेंशन, ठीक है, जो वियना कन्वेंशन 1961 में हुआ था डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर में, वहाँ पे भी जो है इसके बारे में चर्चा करी गई थी। तो ये सारी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे जो जेनेवा कन्वेंशंस के बारे में बात करी गई है, तो इसके बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1929 में जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था वहाँ पे असल में इसे फॉर्मलाइज़ किया गया था। ओके, सो यहाँ से बहुत सारी बातें जो कि निकल कर आती हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड वॉर 2 से बिलोंग नहीं करता है। एंड द थर्ड वन कि जेनेवा कन्वेंशंस में इसके न्यूट्रल रहने की बात करी गई है, बिल्कुल सही है। सो 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी। Moving on to our next question, consider the following statements. So there are 3 statements given here. You have to tell which of them are correct. What is the first one? Farmer Connect portal has been set up by the APEDA. अच्छा, APEDA क्या होता है? APEDA सभी को मालूम होगा कि ये होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, APEDA का क्या फुल फॉर्म होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अच्छा देखिए, फार्मर कनेक्ट पोर्टल जो है ना, ये सेटअप तो इसी के थ्रू किया गया था जो मैंने आपको बताया, APEDA के थ्रू। लेकिन ये जो है ये किसके अंदर में आता है? ये आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली यूपीएससी पूछता है, बिकॉज सी ये जो है फार्मर कनेक्ट पोर्टल फार्मर से रिलेटेड है, तो बहुत लोग ये सोचने लगते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में ही आता होगा, एंड देन दे मार्क द ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। तो ऐसे में गलतियाँ हो जाती है। आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि जो फार्मर कनेक्ट पोर्टल है ये APEDA के द्वारा सेटअप किया गया था, और ये किसके अंदर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आता है। What is the next one? The Companies Act was amended by incorporating Section 9A in 8 to allow the creation and registration of the Farmers Production Organization under it. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो कंपनीज एक्ट है उसे अमेंड किया गया था, और उसके अंदर सेक्शन 9A जो है इसमें किन बातों को रखा गया था? जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्रिएशन को लेकर, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है यहाँ पे बातें करी गई थी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। What is the third one? APEDA is mandated with the responsibility of export promotion and development of alcoholic and non-alcoholic beverages. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो APEDA है इसमें अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों तरीके के बेवरेजेस के बारे में बात करी गई है, उनके प्रमोशन को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ये सभी इसके अंदर में बातें करी गई हैं। सो यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको कितने 4 स्टेटमेंट दिए गए, एंड यू हैव टू टेल विच ऑफ देम आर करेक्ट। पहला क्या कहता है? जो SFBs है, स्मॉल फाइनेंस बैंक विद ए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस कैन प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग। ठीक है, तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इस विद स्मॉल फाइनेंस लाइसेंस बैंक, ये इसमें बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जितने भी होते हैं जो डिपॉजिट से रिलेटेड है, लैंडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये सारे चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर में ये सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये लोग जो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, लैंडिंग जो है इसे बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। ये सारे सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती हैं इसके थ्रू। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs, देन वी हैव MFI एंड देन लैब, ठीक है, यानी कि लोकल एरिया बैंक, दे कैन अप्लाई टू बिकम द स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हमारे NBFCs हैं, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है या फिर MFI हैं, और जो हमारे लैब्स हैं यानी कि लोकल एरिया बैंक्स हैं, ये सभी जो है SFBs के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? SFBs 25% of its
नेट क्रेडिट शुड बी इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एसएफबी है उसका 25%, ठीक है, उसका जो नेट क्रेडिट है उसका जो 25% जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर में। सो सी, ये जो यहाँ पे कहा गया है ये असल में रॉन्ग है, ये जो डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इट शुडेंट बी 25%। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो एसएफबी का जो नेट क्रेडिट है वो कितना होना चाहिए, नेट क्रेडिट का 75% जो है वो असल में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर में होना चाहिए। एंड 50% ऑफ द लोन इन इट्स पोर्टफोलियो मस्ट इन ₹75 लाख। अच्छा, तो ये जो पार्ट दिया गया है असल में यहाँ पे भी गलती करी है इन्होंने। जो 50% लोन है ना इसके इनके पोर्टफोलियो के अंदर में, ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना दे रखा है 75 लाख, तो इट इज़ नॉट 75 लाख, ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 25 लाख। अच्छा, तो इस स्टेटमेंट के अंदर में है दो तरीके, दो जगह पे इन्होंने मिस किया है। पहला क्या इन्होंने गलती किया था कि जो टोटल नेट क्रेडिट है उसका 75% जो है वो होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। इसके अलावा जो 50% ऑफ द लोन है, जो 50% जो लोन है पोर्टफोलियो के अंदर में वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने 75 लाख दे रखा है बट इट शुड बी 25 लाख। व्हाट इज द लास्ट स्टेटमेंट सेइंग, उषा थोराट एंड नचिकेत मोर वर हेडेड बाय द एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी टू इवेलुएट द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो देखिए जो एसएफबी से जो एप्लीकेशन जो रिसीव किए जाते हैं ना, जितने भी एप्लीकेशंस रिसीव किए जाते हैं फॉर एसएफबीज, ठीक है, उसके लिए ये उषा थोरट और जो नचिकेत मोर है इन्हें क्या किया गया था, इन्हें हेड किया गया था फॉर द एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी जो थे इसके हेड बनाए गए थे दोनों। तो स्टेटमेंट में ये बातें करी गई हैं। बट लेट मी टेल यू, ये जो उषा थोरट जी हैं इनके बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है कि जो एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी है उनके ये क्या थे, चेयरपर्सन थे। ठीक है, ये जो उषा थोराट जी हैं ये क्या थे, ये एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन थे और इनका काम यही था टू वैलिडेट द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन वही अगर हम जो डॉक्टर नचिकेत मोर है ना, वो डॉक्टर नचिकेत मोर के बारे में बात करें तो वो भी चेयरपर्सन थे एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के। लेकिन इनका काम ये नहीं था जो कि उषा थोराट जी का काम था। मैंने आपको बताया उषा थोराट जी का क्या काम था, टू वैल्यूएट द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो उषा थोराट जी किससे डील करते थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक से डील करते थे। लेकिन जो डॉक्टर नचिकेत मोर है ना, ये असल में किस चीज़ से डील करते थे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ही डील्स विद पेमेंट बैंक। ठीक है, सो ये छोटी सी चीज़ें हैं जहाँ पे जो कि आपको ध्यान में रखनी है। दोनों ही चेयरमैन थे एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के, लेकिन जो उषा थोराट जी हैं इनका क्या काम था, ये एसएफबी से डील करते थे। बाकी जो नचिकेत मोर है ये किससे डील करते थे, ये डेल्ट विद पेमेंट बैंक्स। सो बेसिकली आवर फोर्थ स्टेटमेंट हेयर इज ऑल्सो रॉन्ग। सो व्हाट इज बीन आस्क्ड हियर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये दोनों करेक्ट है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हेयर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का जो सेशन हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन जो पसंद आया होगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी जो अपनी जो मेहनत है इसे जारी रखिए। अगर हो सकता है कि यूपीएससी का जो डेट है वो चेंज हो जाए, बट स्टिल डेट चेंज होने का मतलब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज तो यही है कि आपको अभी जो है कुछ ज़्यादा समय मिल जाएगा कुछ दिनों का, लेकिन इसके बाद में जो है प्रेशर एक साथ बहुत ज़्यादा होगा आपके सिर पे। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपको मालूम है कि अगर डेट बढ़ता है तो डेट बढ़ने से क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं, होने की संभावना है। सबसे पहले कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा यूपीएससी जो है वो पेपर को भी थोड़ा हार्ड करेगा। वैसे भी यूपीएससी का पेपर हार्ड ही होता है, बट स्टिल जो एक लेवल होता है पेपर का इसे और ऊपर लेकर जाएगा। इसके अलावा देयर कैन बी, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के बीच में जो टाइम गैप रहता है वो कमा दे यूपीएससी। बिकॉज ये एक लंबा प्रोसेस होता है ना, और इसको करने में 1 साल जो यूपीएससी को लग जाते हैं। ऑल द पेपर जितने भी पेपर्स होते हैं उन सभी को इवैल्यूएट करना है, ऑल इट टेक्स टाइम। तो यूपीएससी कभी नहीं चाहेगा कि हमारा इस साल की वजह से जो अगले साल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसके ऊपर किसी तरीके का इफेक्ट है। सो हो सकता है कि वो इन सभी चीज़ों के ऊपर में है कुछ कटौती कर दें। तो एनीवेज चलिए आज का जो सेशन है इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँ तो इन्हें प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा, इससे आप ही का एडवांटेज है
और आपके जितने भी साथ के मित्र लोग हैं जो कि यूपीएससी के लिए बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन्हें टेलीग्राम पे और यहाँ पे इस चैनल पे जोड़िए, ताकि आप सभी जो है जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही आपके लिए भी जो है आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, जितना भी कंपटीशन बढ़ता है इससे क्या होता है, आप इसे एनकरेजमेंट की तरफ लीजिए। मान के चलिए जो टेलीग्राम पे भी जितने एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको भी अंदर में ये रहेगा कि मुझे करेक्ट करना है। चलिए एनीवेज, तो हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलूँगा मैं आप सभी के साथ अगले सेशन पे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच।